सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक दो सुपर पावर कंट्रीज बनकर उभरे थे। इन दोनों कंट्रीज के दरमियान पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की राइवलरी की वजह से कोल्ड वार की शुरुआत हुई, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन और इनके अलाइज वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक में पॉलिटिकल टेंशन का एक दौर था। 1945 में जर्मनी और जापान के खिलाफ इन कंट्रीज के टेम्पररी अलायंस और विक्ट्री के बाद इनमें ग्लोबल इन्फ्लुएंस और जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए बड़े पैमाने पर इख्तलाफ देखने को मिला। इन दोनों सुपर पावर्स में बराह रास्त तो कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इनमें से हर एक ने बड़े इलाकाई डिस्प्यूट्स में एक दूसरे की मुखालफत की, जिसे प्रॉक्सी वार भी कहा जाता है, जिसमें वियतनाम वार में अमेरिका की मुदाखलत से लेकर न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ और स्पेस को पहले एक्सप्लोर करने की फतह शामिल थी। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्पेस रेस की शुरुआत क्यों हुई, इस रेस का आगाज़ किसने किया, इस रेस के दौरान कौन से मिशन लॉन्च किए गए और आखिर कौन इस रेस का विनर बना। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेस रेस की शुरुआत क्यों हुई। कई सालों से यूएसए और यूएसएसआर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने के लिए मुकाबला कर रहे थे। ICBM को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करवाने के लिए उसे आउटर स्पेस में भेजना ज़रूरी था, क्योंकि जिस कंट्री ने भी स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसे वेपन डिलीवरी की एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जिस वजह से इन दोनों कंट्रीज के दरमियान स्पेस फ्लाइट की आला सलाहियत हासिल करने के लिए स्पेस रेस का आगाज़ हुआ, जो 1955 से 1975 तक जारी रही। मजीद यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ICBM का दुनिया में पहला प्रैक्टिकल डिज़ाइन जर्मनी ने V2 रॉकेट के नाम से डिज़ाइन किया था और आउटर स्पेस में दुनिया का पहला जाने वाला रॉकेट भी V2 ही था। जुलाई 1955 को अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने अपने प्रेस सेक्रेटरी के जरिए अपने प्लान को अनाउंस किया कि अमेरिका फ्यूचर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। 4 दिन बाद सोवियत यूनियन ने यह अनाउंस करते हुए रिस्पॉन्ड दिया कि वो भी फ्यूचर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इस तरह अमेरिका ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अनाउंसमेंट से एक लंबे स्पेस ट्रैवल का आगाज़ किया और ये दोनों कंट्रीज एक अननाउन स्पेस की तलाश के जरिए टेक्नोलॉजी और रॉकेट डेवलपमेंट में अपनी बर्तरी साबित करने के लिए मुकाबला करने लगे। इन दोनों कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी की बर्तरी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और सियासी बर्तरी के लिए ज़रूरी समझा। इस रेस में 5 किस्म के मिशन दुनिया को देखने को मिले, जिसमें दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना, इंसान को ज़मीन के ऑर्बिट में भेजना और उसे बाहिफाजत वापस लाना, इंसान का स्पेस में वॉक करना, चांद की तहकीकात यानी लूनर प्रोब, फर्स्ट स्पेस स्टेशन और आउटर सोलर सिस्टम की तहकीकात शामिल थी। मजीद इस रेस की कामयाबी के बारे में कोई सरकारी तौर पर पैमाना नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि ये रेस आखिर कौन जीता। अगस्त 30, 1955 को सर्गी कोरोलिव, जो सोवियत चीफ रॉकेट थे, उन्होंने सोवियत अकेडमी ऑफ साइंस, जो कि 1925 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हाईएस्ट साइंसी इंस्टीट्यूट था, जिसमें वो एक कमीशन बनाने में कामयाब हुए जिसका मकसद अमरीकियों को अर्थ ऑर्बिट में हराना था। और जनवरी 30, 1956 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने आर्टिफिशियल अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पर प्रैक्टिकल वर्क की सैंक्शन दी, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने R7 रॉकेट के नाम की सीरीज का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस और लॉसेस के बाद अक्टूबर 4, 1957 को बाइकनोर कॉस्मोड्रोम, जो दुनिया की पहली स्पेस पोर्ट है, वहाँ से स्पुतनिक 1 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका वजन 83.6 kg था और इसमें रेडियो पल्स नशर करने के लिए 4 एक्सटर्नल रेडियो एंटीना लगे हुए थे। इसमें से सिल्वर जिंक की 3 बैटरीज थी, जिसमें से 2 बैटरीज रेडियो ट्रांसमीटर और एक टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम को पावर देती थी। बैटरीज खत्म होने से पहले सैटेलाइट ने 3 हफ्तों तक एक सिग्नल भेजा, जो कि एक बीप की आवाज़ थी। स्पुतनिक 1 ने ज़मीन के 1440 ऑर्बिट मुकम्मल किए और जनवरी 4, 1958 को ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के दौरान जल गया। जब स्पुतनिक प्रोजेक्ट को पहली बार अप्रूव किया गया था तो सोवियत यूनियन ने अपने स्पेस प्रोग्राम डेवलपमेंट को टॉप सीक्रेट रखने की पॉलिसी अख्तियार की थी, क्योंकि उनको डर था कि इससे उनके राज खुल जाएंगे और अमेरिका उनकी नाकामियों का फ़ायदा उठाएगा। ये प्रोग्राम बजाते खुद इतना सीक्रेट रखा गया था कि बाकायदा तौर पर एक सोवियत शहरी कभी भी इसकी सॉलिड पिक्चर हासिल नहीं कर सकता था। सोवियत यूनियन ने ठीक 1 माह बाद अमेरिका को दूसरा झटका दिया, जब उन्होंने नवंबर 3, 1957 को दूसरा सैटेलाइट स्पुतनिक 2 लॉन्च किया, जिसमें अब पहली बार एक क्रिएचर लाइका नामी कुत्ता भेजा गया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि इंसान को स्पेस में भेजना मुमकिन है या नहीं। और अब सोवियत यूनियन दुनिया की पहली कंट्री बन गई थी जिसने कामयाबी के साथ 2 सैटेलाइट लॉन्च किए,
और किसी क्रिएचर को ऑर्बिट में भेजा। सोवियत यूनियन की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा गया था कि लाइका ऑर्बिट में 1 हफ्ता जिंदा रही, लेकिन सोवियत दौर की बात की जारी करदा इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि उसकी मौत मिशन लॉन्च के चंद घंटों में ही हो गई थी। बहरहाल स्पुतनिक 2 भी सोवियत यूनियन का कामयाब साइंसी एक्सपीरियंस था, जो स्पेस में 162 दिन और तकरीबन 2500 ऑर्बिट मुकम्मल करने के बाद अप्रैल 4, 1958 को जमीन के एटमॉस्फेयर में दोबारा दाखिल हुआ। उस दौर में अमेरिका सोवियत यूनियन के बारे में ख्याल करता था कि सोवियत टेक्नोलॉजी अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन स्पुतनिक के लॉन्च ने अमेरिका को हैरान कर दिया और उनके प्रोपेगेंडे से पैदा होने वाले इस तासुर को भी तोड़ दिया कि सोवियत यूनियन एक बैकवर्ड कंट्री है। स्पुतनिक 2 के बाद का वक्त अमेरिका के लिए कशीदा और सोवियत यूनियन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अमेरिका का एक भी सैटेलाइट अब तक कामयाबी से लॉन्च नहीं हुआ था। इस इवेंट के बाद अमेरिकन पब्लिक ने अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और बहुत से लोगों ने अपने फायदे के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोपेगेंडे के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। जैसा कि मीडिया ने इस वाक़े पर सनसनीखेज रिपोर्ट्स लिखकर खौफ-ओ-इराज़ फैलाया और पॉलिटिशियन ने इसको इलेक्शन में अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मजीद जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्पेस पॉलिसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जॉन लॉक्सर ने कहा कि 50 की दुहाई में हमारी मूवीज़ और टेलीविज़न स्पेस प्रोग्राम में जाने के ख्याल से भरे हुए थे, लेकिन ये बहुत ही हैरानगी की बात थी कि सोवियत यूनियन ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया। उस वक्त के माहौल को याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। स्पुतनिक पर पब्लिक रिएक्शन ने अमेरिका को स्पेस रेस में कार्रवाई करने पर उकसाया और उसी दौरान गाइदर कमेटी ने प्रेसिडेंट आइजनहावर से मुलाकात की और उसको मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। गाइदर कमेटी एक ऐसा ग्रुप था जिसे आइजनहावर ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे और अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सके। लेकिन अब यह कमेटी अमेरिका ही की तरह खौफजदा और घबराहट में दिखाई दे रही थी, क्योंकि सोवियत यूनियन के ये कामयाब साइंसी एक्सपीरियंस एक इंडिकेशन था कि उसने अब ICBM को मुकम्मल कर लिया है और इससे साबित होता था कि सोवियत यूनियन के पास अब ऐसे रॉकेट मौजूद हैं जो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक न्यूक्लियर वेपन भेजने की सलाहियत रखते हैं। जोग्राफियाई फासले की वजह से यूरोपीय जंगों में महफूज रहने वाला अमेरिका अब खुद को गैर महफूज समझने लग गया था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने स्पुतनिक 2 के 1 माह बाद दिसंबर 6, 1957 को पहला सैटेलाइट वैनगार्ड TV3 कैप कनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया, जो अमेरिका की पहली स्पेस पोर्ट थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सैटेलाइट हवा में तकरीबन 4 फीट की बुलंदी पर ही गया था कि अचानक इंजन का जोर खत्म हो गया और रॉकेट फौरन लॉन्चिंग पैड पर गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका के लिए ये एक यादगार नाकामी थी और उनकी ये हार एक इंटरनेशनल जोक बन गई थी, क्योंकि उसने इस सैटेलाइट की मीडिया के जरिए बहुत प्रमोशन की हुई थी। और मजीद यूनाइटेड नेशन में सोवियत डेलीगेट ने अमरीकी नुमाइंदे को सोवियत प्रोग्राम टेक्निकल असिस्टेंस टू बैकवर्ड नेशन के तहत रॉकेट लॉन्चिंग के मामले पर इमदाद की ऑफर की, जो उनके लिए एक इंतहाई शर्मनाक बात थी। इसके बाद 1958 में आइजनहावर ने 3 सख्त हकायक का ऐलान किया कि सोवियत ने स्पेस में साइंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अमेरिका और बाकी आज़ाद दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। अगर सोवियत ने इस बर्तरी को बरकरार रखा तो वो उसे अमेरिका के वक़ार और लीडरशिप को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और अगर सोवियत स्पेस में नुमायां तौर पर आला मिलिट्री सलाहियत हासिल करने वाला पहला मुल्क बन गया और उसने पावर का अदम तवाज़ुन से इस्तेमाल किया, तो वो अमेरिका के लिए डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट्स बन सकता है। आइजनहावर ने इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स को इन चैलेंजेस को वसाइल और ताकत के साथ मुकाबला करने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट ने मजीद कहा कि हमें आने वाले 10 सालों में साइंटिस्ट की ज़रूरत है, इसलिए अपने स्कूल के सिलेबस और स्टैंडर्ड्स का जायजा लें, फिर खुद फैसला करें कि वो इस दौर के सख्त तकाज़ों को पूरा करेंगे जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। क्योंकि स्पुतनिक के लॉन्च के बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी में पब्लिश किए गए एक सर्वे में शामिल 26% अमरीकियों का ख्याल था कि रूसी साइंस और इंजीनियरिंग अमेरिका से बेहतर है, और वाकई उस दौर में सोवियत यूनियन अमेरिका के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा साइंटिस्ट को तरबियत दे रहा था। अमेरिका ने स्कूल में साइंस और टेक्नोलॉजी पर डायरेक्टली जोर दिया और उन्होंने 1958 में नेशनल डिफेंस एजुकेशन एक्ट नाफिज किया, जिसमें मैथ और साइंस की एजुकेशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज और ट्यूशन के लिए कम इंटरेस्ट पर लोन दिया गया, ताकि वो ऐसे साइंटिस्ट तैयार कर सकें जो अमेरिका की शान को इस रेस में बढ़ा सकें। 31 जनवरी 1958 को स्पुतनिक 1 के लॉन्च के तकरीबन 4 माह बाद अमेरिका ने दोबारा एक और सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया, जो कामयाबी के साथ अपने ऑर्बिट में पहुंचा। ये अमेरिका का पहला कामयाब सैटेलाइट था।
اس میں گائگر مولر ٹیوب کو الیکٹران اور پروٹون کے بہاؤ کو میئر کرنے کے لیے اور اکوسٹک ڈیٹیکٹر ڈیوائس کو مائکرو میٹرائڈ اور کاسمک ڈسٹ کے اثرات کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اکوسٹک ڈیٹیکٹر نے کاسمک ڈسٹ کے 145 اثرات کا پتہ لگایا اور اس ایکسپیریمنٹ سے زمین کے گرد انرجیٹک چارج پارٹیکل کے پہلے زون کی ڈسکوری ہوئی، جسے پرنسپل انویسٹیگیٹر ڈاکٹر جیمز وان ایلن کے نام پر وان ایلن ریڈیشن بیلٹ کا نام دیا گیا۔ یہ سیٹلائٹ 12 سال سے زیادہ عرصے تک آربٹ میں رہا اور تقریباً 60,000 زمین کے آربٹ مکمل کرنے کے بعد 31 مارچ 1970 کو زمین کے ایٹماسفیئر میں دوبارہ داخل ہوا۔ اس کے بعد مارچ 17، 1958 کو امریکہ نے ایک اور سیٹلائٹ وینگارڈ 1 لانچ کیا۔ یہ پہلا سیٹلائٹ تھا جس نے سولر سیل سے الیکٹریسٹی حاصل کی اور امریکہ کا دوسرا کامیاب سیٹلائٹ تھا جو زمین کے آربٹ میں پہنچا۔ اسے اسپیس انوائرمنٹ کے اثرات کو جانچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس مشن میں امریکہ کے 2 اور سوویت یونین کے بھی 2 سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ ہوئے، لیکن سوویت یونین امریکہ سے پہلے سیٹلائٹ لانچ کر کے پہلے نمبر پر رہا۔ اپریل 2، 1958 کو آئزن ہاور نے امریکی کانگریس کو سفارش کی کہ ہمیں اسپیس ایکٹیویٹیز کے لیے ایک سویلین ایجنسی قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کی آرم فورسز میں سے ہر ایک کا اپنا ICBM ڈیولپمنٹ پروگرام تھا۔ ایک سابق فوجی کمانڈر ہونے کے ناطے آئزن ہاور کا خیال تھا کہ سویلین ایجنسی آرمی کی جگہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگی اور اسپیس فنکشن کی ایڈمنسٹریشن کے لیے سویلین سیٹنگ ان کی قوم کو اس تشویش پر زور دے گی کہ آؤٹر اسپیس کو پرامن اور سائنسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ فوج کی مختلف برانچز میں رائیولری کو بھی کم کرے گی۔ اس لیے جولائی 1958 کو کانگریس نے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایکٹ کو پاس کیا۔ اس سے پہلے اسپیس سائنس پر NACA یعنی نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فار ایروناٹکس کام کرتی تھی، جسے بعد میں اس قانون نے ناسا یعنی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن میں چینج کر دیا۔ اکتوبر 1959 کو آرمی کی باقی بچی اسپیس ایکٹیویٹیز کو بھی ناسا کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ 1960 کے مڈ میں سوویت یونین کو معلوم ہوا کہ امریکہ 1961 کے شروع میں ہیومن اسپیس فلائٹ شروع کر سکتا ہے، جو کہ ایک سچ تھا کیونکہ امریکہ نے اس مقصد کے لیے 1958 کو پروجیکٹ مرکری لانچ کیا ہوا تھا، جس کا مقصد ایک انسان کو زمین کے آربٹ میں بھیجنا اور اسے بحفاظت واپس لانا تھا۔ تو سوویت چیف راکٹ کورولیو نے اسے ایک اہم ڈیڈ لائن کے طور پر دیکھتے ہوئے امریکیوں کی ہیومن اسپیس فلائٹ کے آغاز سے پہلے ہی ووسٹوک پروگرام کا آغاز کیا تاکہ وہ انسان کو آربٹ میں امریکہ سے پہلے بھیج سکے۔ تو سوویت یونین نے ایسا کر دکھایا۔ اس نے اپریل 12، 1961 کو اس پروگرام کا پہلا اسپیس کرافٹ ووسٹوک 1 لانچ کیا، جس میں سوویت کوسمونوٹ یوری گاگارین سوار تھے۔ یہاں پر میں آپ کو ایسٹروناٹ اور کوسمونوٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کیونکہ یہ آگے ورڈ یوز ہوں گے۔ سوویت اسپیس ٹریولر کو کوسمونوٹ اور یورپین یا امریکن اسپیس ٹریولر کو ایسٹروناٹ کہا جاتا ہے۔ تو گیگرین اسپیس میں جانے والے پہلے انسان تھے جس نے ایک ہی بار میں زمین کے آربٹ میں 108 منٹ کی فلائٹ کی اور زمین کا ایک آربٹ کامیابی سے مکمل کیا۔ سوویت یونین نے اس دن کو کوسمونوٹک ڈے قرار دیا، جو آج بھی سرکاری طور پر سوویت یونین کی یادگار تاریخوں میں سے ایک کے طور پر منایا جاتا ہے۔ گیگرین کی یہ تاریخی فلائٹ کے بعد مئی 5، 1961 کو امریکہ بھی اپنے سوویت حریف کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے فریڈم 7 اسپیس کرافٹ میں پہلے امریکی ایسٹروناٹ ایلن شپرڈ کو بھیجا، لیکن یہ گیگرین کی طرح زمین کا آربٹ مکمل نہ کر سکا اور صرف 15 منٹ اور 28 سیکنڈ کی فلائٹ کے بعد دوبارہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوا۔ زمین کا آربٹ امریکہ نے سوویت یونین کے آربٹ مکمل کرنے کے 1 سال بعد ایسٹروناٹ جان گلین نے 1962 میں مکمل کیا تھا۔ 1963 میں جب یہ دونوں پروگرام کلوز کیے گئے تھے تو ان دونوں کنٹریز کے ٹوٹل 6 لوگ اسپیس میں گئے تھے، لیکن یہ مشن امریکہ ہار چکا تھا کیونکہ اسپیس میں پہلا انسان بھیجنے میں سوویت یونین کامیاب ہوا اور اس میں سوویت یونین کی سب سے زیادہ وقت کی فلائٹ تقریباً 5 دن کی تھی۔ مزید اس پروگرام میں سوویت یونین نے ووسٹوک 6 میں پہلی عورت ویلنٹینا ٹیریشکووا کو اسپیس میں بھیجا، جو ایک ایسا کارنامہ تھا جسے پورا کرنے میں امریکہ کو 20 سال لگ گئے تھے۔ اس پروگرام کے رزلٹ میں راکٹ ٹیکنالوجی نے دونوں اطراف کو کمیونیکیشن کے لیے زمین کے گرد چکر لگانے والے سیٹلائٹ کو تیار کرنے، موسم کا ڈیٹا اور انٹیلیجنس کو کلیکٹ کرنے کے قابل بنایا۔ اسی دوران امریکن پریزیڈنٹ کینیڈی نے 1963 میں ایک سپیچ کے دوران سوویت یونین کو جوائنٹ لونر مشن کی تجویز دی۔ Finally, in a field where the United States and the Soviet Union have a special capacity in the field of space, there is room for new cooperation, for further joint efforts in the regulation and exploration of space. کیونکہ کینیڈی کا مائنڈ اس وقت اسپیس ریس کے بارے میں بدل چکا تھا اور وہ اس کشیدگی کو کم کرنا چاہتا تھا، اور سوویت پریمیئر نکیٹا خروشچیف بھی
کینیڈی کی اس آفر پر کسی حد تک ایگری تھے، لیکن 1963 میں کینیڈی کے مرڈر کے بعد دونوں کنٹریز کے درمیان مقابلہ پھر گرم ہو گیا اور جوائنٹ مشن کی بات ختم ہو گئی، کیونکہ نکیٹا کو کینیڈی کے سکسیسر پر یقین نہیں تھا۔